Today in this video we are going to understand about the basic functions of the manager, manager's role, and how do we select the personnel, that is how do we select the employees. So basically in the last lecture we saw that what is organization and what are its functions and everything that is included in the organization. Now if we want to run organization successfully, we need leaders, we need persons who can take policy decisions. So such persons who take leadership, who take policy decisions are known as managers. सो फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो ट्रस्टीज और प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनके मैनेजर्स हो जाते हैं, एंड विदाउट मैनेजर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर हम मैनेजर्स की बात करते हैं जो पॉलिसी डिवाइस करते हैं, जो लीडरशिप स्किल्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, सो उनके कुछ फंक्शंस होते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग. नाउ कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कोई भी जो टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए प्लान का बहुत ज़रूरी होता है. सो फॉर एग्जांपल हमने कोई गोल डिसाइड किया है ना, उस गोल तक कैसे पहुंचना है उसके लिए जो है हमारी प्लानिंग होती है. सो बेसिकली जो प्लानिंग फंक्शन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? डिफाइनिंग गोल्स, दैट इज़ यू डिसाइड कि कौन सा गोल अचीव करना है. देन प्रपोजिंग द स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स ऑफ अटेनिंग दैम, देन यू डिसाइड कि किस तरह से जो स्ट्रेटजीज है या कौन से मेथड्स है वो एम्प्लॉय करने हैं सो दैट ये गोल अटेन हो पाए. देन मेकिंग डिटेल्ड प्लान लिंकिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़. सो इसके बाद जो है जब स्ट्रेटजी डिवाइस हो जाती है उसके बाद जो है हम और छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं जिसको जो है कौन सा एम्प्लॉय पूरा करेगा वो डिसाइड करके पूरा वो ऑब्जेक्टिव हम एक तरह से प्लान करते हैं. सो बेसिकली प्लानिंग में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है उसके लिए सब कुछ जो है एक्टिविटीज़ प्लान आउट होती है. तो गोल्स भी डिसाइड होते हैं, स्ट्रेटजी बनती है और स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करके और छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिसाइड की जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग. देन द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजर इज़ ऑर्गेनाइजिंग. सो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि स्पेसिफाई करते हैं कि जो डिफरेंट रोल्स है वो कौन से कहाँ से लिंक होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वर्कर्स की. सो फॉर एग्जांपल एक तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गेनाइज करने की बात होती है यहाँ पे. दैट इज़ कि कौन सा जॉब है वो कौन करेगा, कौन कौन से जॉब्स होंगे, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, कैसा डिसीजन लिया जाएगा, कौन डिसीजन लेगा. तो ये सारे क्वेश्चंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कनेक्ट करते हैं एंड इस बेसिस पे जो है ये ऑर्गेनाइजिंग होती है. ओके. देन द थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग और अपॉइंटिंग. नाउ जो मैनेजर है वो अकेले ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स वाई जो मैनेजर है वो सिलेक्ट करते हैं और रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर्स की ही होती है. सो बेसिकली मैनेजर का रोल क्या होता है, राइट पर्सन जो है चूज़ करना है फॉर द राइट जॉब. मतलब राइट काइंड ऑफ जॉब के लिए राइट पर्सन वहाँ पे चूज़ करना होता है, और इसके लिए कुछ सर्टेन एनालिसिस होते हैं, कुछ रिलायबल मेथड्स होते हैं सिलेक्शन के, वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे. तो यहाँ पे जो है वो मेथड्स यूज़ करके वो पर्टिकुलर जो सही पर्सन है उनको चूज़ करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब. नाउ हमने सिलेक्ट तो कर लिया एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इसके बाद भी कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज़ को फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है. सो ये जो ट्रेनिंग देनी है तो वो भी जो फंक्शन है वो मैनेजर्स का रहता है. देन द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजर इज़ लीडरशिप. नाउ लीडरशिप में क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर हमें अटेन करना है तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होता है. जो वेरियस एक्टिविटीज़ है, जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सो वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है, और वो फंक्शन जो है वो मैनेजर्स फुलफिल करते हैं. जैसे कि जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना है, उनको अपॉइंट करना है, उनको डायरेक्ट करना है कि आप इस तरह से करिए, या फिर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो उनको करना है. तो ये सारी जो चीज़ है वहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत होती है, और ये जो रोल है वो मैनेजर्स फुलफिल करते हैं. ओके. द लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग. नाउ जैसे कि हमने देखा अभी तक में कि प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, गोल डिसाइड कर लिए, उनके लिए स्ट्रेटजीज डिसाइड कर ली, एंड उसके लिए जो है वेरियस एक्टिविटीज़ हमने कर ली. फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया कि कौन कौन क्या करेगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे जॉब्स होंगे, किसको रिपोर्ट करना है, कौन अकाउंटेबल है, वो सब हमने डिसाइड कर लिया. हमने स्टाफिंग भी कर ली कि जो जिस एम्प्लॉय की ज़रूरत है हमने वो भी रख लिए. नाउ जो हमारे पास लीडरशिप स्किल्स है मैनेजर की वो भी है, दैट इज़ मैनेजर मोटिवेट भी करेगा, उनको डायरेक्ट भी करेगा. तो ये चीज़ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक फंक्शन रहता है वो होता है कंट्रोलिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो जो एम्प्लॉयज़ है उनको जो है टारगेट्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कराना है, तो ये जो चीज़ होती है वो कंट्रोलिंग के अंडर में आती है. सो फॉर एग्जांपल अगर जो टारगेट्स है जो एम्प्लॉय है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैनेजर है उनका रोल आता है कि वो कोई मैकेनिज्म जो है अप्लाई करे एंड वो एम्प्लॉय को जो है राइट ट्रैक पे लेके आए. सो बेसिकली इस तरह से जो एक्टिविटी की जाती है हम उसको कंट्रोलिंग कहते हैं. ओके. नाउ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कंपेयरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस. अब कंपेयर किसको कर रहे हैं कि जो सेट स्टैंडर्ड्स थे, जो मैनेजर ने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि इतना अचीव करना है और कितना अचीव किया गया है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं.
फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो जो गैप आ रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में वो क्यों आ रहा है। दैट इज़ हमने सोचा था, सब फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो 500 सेल्स पर मंथ करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो 450 कर पा रहे हैं। सो ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो 50 का जो गैप आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, तो वो यहाँ पे जो है मैनेजर्स इवेल्युएट करते हैं। नाउ इसकी जगह पे अपोजिट भी हो सकता है कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है वो 450 का है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो 500 अचीव कर पा रहा है। सो यहाँ पे जो है 50 का जो है वो वापस से गैप आ रहा है, बिकॉज जो एम्प्लॉय है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा अचीव कर पा रहा है। दो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे स्टिल गैप आ रहा है, तो उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है, एंड इसके बेसिस पे जो है फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाती है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो जो है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की ही बात हो रही है, और परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूवमेंट होती है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड देते हैं, और जो लाइक बैड परफॉर्मेंस है उसके लिए पनिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार क्या होता है कंट्रोलिंग में, जो स्टैंडर्ड्स है उनको भी चेंज किया जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा, अगर मान लो जो स्टैंडर्ड है वो 450 सेल्स का है, बट जो एम्प्लॉय है उसने 500 सेल्स कर दी। सो यहाँ पे जो है 50 जो है सेल्स इंक्रीमेंट हो रही है, दैट इज़ जो टारगेट से ज़्यादा जो है एम्प्लॉय अचीव कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे इसको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, बट यहाँ पे मैनेजर का ये लुकआउट हो जाता है कि वो देखे कि कहीं जो स्टैंडर्ड है वो लाइक कम तो सेट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड अगर प्रॉपर नहीं होते हैं तो भी जो है स्टैंडर्ड को एडजस्ट किया जाता है रेदर देन परफॉर्मेंस। नाउ इसके अलावा भी एक चीज़ ये होती है कि जो लाइक मैनेजर है उसने 600 का जो सेल्स टारगेट है वो सेट कर दिया है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है वो 450 अचीव कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है गैप आ रहा है 150 का। नाउ यहाँ पे मैनेजर अगर एम्प्लॉय को पुश भी करे फॉर एग्जांपल, तो भी जो है वो एम्प्लॉय 600 गेन नहीं कर पाएंगे, 600 जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है, टारगेट बहुत हाई है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी जो है टारगेट को या फिर जो स्टैंडर्ड्स है उनको जो है सेट करना पड़ता है, उनको रिवाइज करना पड़ता है। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोलिंग में होते हैं। दैट इज़ कि जो स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं, उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो देखते हैं कि क्यों आ रहा है, उसको इवैल्यूएट करते हैं, एंड उसके बेसिस पे जो है वो इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। सो ये बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजर्स के। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैनेजर्स रोल। कि जो मैनेजर है वो कौन कौन से रोल्स प्ले करते हैं। सो द फर्स्ट रोल दैट एन मैनेजर प्लेस इज़ एन इंटरपर्सनल रोल। सो नाउ यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजर है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं उनके साथ भी कांटेक्ट में रहता है। सो बेसिकली इंटरपर्सनल के अंदर अगर हम मैनेजर देखें तो फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा है, लीडर का रोल प्ले करता है, ऑल्सो लाइजन का रोल प्ले करता है। सो बेसिकली ये इंटरपर्सनल रोल के अंदर जो है मैनेजर एक तरह से सिम्बॉलिक हेड होता है, एंड काफ़ी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ में जो है लीगल एक्टिविटीज़ और सोशल नेचर की जो एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा जब वो लीडर का रोल प्ले करता है इन इंटरपर्सनल, तो वहाँ पे वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ ही में अगर वो लाइजन का रोल प्ले कर रहा है, अगर इंटरपर्सनल के अंदर जब हम देखें, तो वो जो है एक नेटवर्क मेंटेन करता है आउटसाइड कॉन्टैक्ट के साथ में, एंड एक तरह से जो है वो उसको फेवर और जो इन्फॉर्मेशन है बाहर की वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारे जो रूल्स है हम इंटरपर्सनल में वो चीज़ें देखते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट रोल इज़ इन्फॉर्मेशनल रोल। सो जब इन्फॉर्मेशनल रोल की बात आती है तो यहाँ पे भी सर्टेन रोल जो है मैनेजर प्ले करता है, जैसे वो मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा है, डिसएमिनेटर का कर रहा है, एंड स्पोक्स पर्सन का करता है। सो अगर मॉनिटर की बात करें तो वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, एंड एक तरह से हम बोल सकते हैं वो नर्व सेंटर है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसका वो नर्व सेंटर की जैसे रोल प्ले करते हैं। देन अगर डिसएमिनेटर की बात करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उनको, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के जो मेंबर्स हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। दैट इज़ कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है वो ट्रांसमिट करने का काम भी जो है वो मैनेजर का रहता है। इसके साथ में जो बाहर के लोग हैं तो उनको वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसीज़ है, ये प्लान्स है, ये एक्शंस है और ये रिजल्ट्स आए हैं। तो एक तरह से जो है वो स्पोक्स पर्सन का रोल भी जो है प्ले करते हैं। तो ये सारे जो रूल्स है वो आते हैं इन्फॉर्मेशनल में। देन द लास्ट रोल इज़ डिसीजनल रोल। नाउ ये जो डिसीजनल रोल होता है उसके अंदर सर्टेन रोल्स जो है मैनेजर प्ले करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर की रोल प्ले करेंगे, डिस्टर्बेंस हैंडलर के जैसे रोल प्ले करते हैं, रिसोर्स एलोकेटर का रोल प्ले करते हैं, ऑल्सो निगोशिएटर का रोल प्ले करते हैं। ना जो वो एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर रहे होते हैं डिसीजनल रोल के अंदर, तो वो एक तरह से ये देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है बाहर एनवायरनमेंट में, एंड वो इनिशिएट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो चेंज लेके आ पाए। अगर हम डिस्टर्बेंस हैंडलर की बात करें डिसीजनल रोल के अंदर, तो अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है या फिर जो अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस हुए हैं तो उसको जो है एब्जॉर्ब करने की ट्राई करते हैं। ऑल्सो मैनेजर इसी के अंदर डिसीजनल रोल के अंदर रिसोर्स एलोकेटर का भी रोल प्ले करते हैं। दैट इज़ के जो सिग्निफिकेंट जो डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अप्रूव करने का काम उनका होता है। ऑल्सो निगोशिएटर का भी रोल प्ले करते हैं।
दैट इज़ कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर निगोसिएशन। तो जहाँ पे निगोसिएशंस हो रहा हो तो वहाँ पे जो है निगोशिएट करने का काम भी मैनेजर का होता है, और ये जो चारों रोल है वो डिसीजनल रोल के अंडर में आते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ मैनेजर्स। नाउ हमने इतने सारे रोल्स देखे और मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं। सो बेसिकली उसी के अंदर हमने देखा था एक स्टाफिंग का जो है फंक्शन होता है मैनेजर का, उसके अंदर एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं, उनकी जो है रिक्रूटमेंट करना है, उनका ट्रेनिंग करना है। सो बेसिकली जो पर्सनल का सिलेक्शन होता है तो वो उसके लिए भी कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, जो कंपनीज है वो कुछ मेथड्स यूज़ करती है, ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स यूज़ करती है। एंड वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइंड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी प्ले करती है, और वो किस तरह से करती है हम यहाँ पे देखेंगे। सो अगर हम देखें तो पहले ये बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है तो वो की है सक्सेस के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो उसके साथ जो है काफ़ी चीज़ें और इंक्लूड होने लग गई। सो अकॉर्डिंगली जो डिग्री है उसके साथ में स्किल्स देखने लगे, एटीट्यूड का एम्प्लॉय का वो देखने लगे, फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, साइको फिजिकल जो बिल्ड है वो कैसा है, साइको सोशल फैक्टर्स क्या है, उसके वर्किंग पैटर्न्स क्या है, ये सारे जो है चीज़ें देखने लगे, बिकॉज ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट द सक्सेस एंड द प्रोग्रेस। सो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे साइकोलॉजी की बातें आती है, जो एटीट्यूड आ गया हमारा, फिर पर्सनैलिटी है, साइको फिजिकल और साइको सोशल जो फैक्टर्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्टडी करने लगे हैं, बिकॉज इसके साथ जो है पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो राइट मैन है, जो राइट जॉब के लिए फिट बैठेगा। नाउ अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके डिपार्टमेंट्स है, अगर वो ठीक से काम करें, उनको सक्सेसफुल होना है और तो उनको ठीक से काम करना ज़रूरी है, और उसी के लिए जो वो डिपार्टमेंट जो है या जो यूनिट है उनको जो है अपने गोल्स अचीव करने ज़रूरी होते हैं। सो वो गोल्स अचीव हो पाए उसके लिए जो है सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी, जो सही एम्प्लॉय है उसका होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई ये जो है सिलेक्शन का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है वाइल रिक्रूटिंग दी एम्प्लॉयज़। सो जो है वेरियस मेथड्स है सिलेक्शन के लिए, और डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट जो है सिलेक्शन मेथड्स यूज़ होते हैं। सो बेसिकली टाइम सिचुएशन जो कंडीशंस क्या है वो चेंज होती रहती है, और अलग अलग जॉब्स की अलग अलग चीज़ें होती है। सो उसके हिसाब से जो है अलग अलग जो मेथड्स है वो यूज़ होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 4 मेथड्स दी है सिलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन। सो अगर पर्सोनल या फिर जो एम्प्लॉय है उनको सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट थिंग इज़ एप्लीकेशन। तो यूजुअली हमें देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं कि सर्टेन क्वालिफिकेशन, सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो है एम्प्लॉय चाहिए है, तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट्स है वो आपको न्यूज़पेपर में देखने मिलती है। बट जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आजकल देखने मिल रहे हैं। सो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म में भरी जाती है उसके बेसिस पे जो है आगे फर्दर स्टेप के लिए उनको बुलाया जाता है, दैट इज़ इंटरव्यू के लिए जो है एम्प्लॉय को बुलाया जाता है। नाउ कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं उनके फॉर्मेट जो होते हैं फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन कुछ के ओपन एंडेड रहते हैं, एंड वो जो है एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से वो भरना है। नाउ जनरली अगर हम देखें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें ये सारे क्राइटेरिया पूछे होते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल अचीवमेंट्स एंड रेफरेंस ऑफ द पीपल यू नो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पूछते हैं। सो ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं उसके बाद जो है वो इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब वो ये आपके एप्लीकेशन चेक करते हैं, और क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। नाउ यहाँ पे साइकोलॉजिकल रोल ये आता है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है अगर वो जो स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स है उनके बेसिस पे बनाए जाए, अगर जो स्टैंडर्डाइज जो रिसर्च और एनालिसिस है उसके बेसिस पे इनका इंटरप्रिटेशन करा जाए, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो काफ़ी यूजफुल होते हैं। So in 1957, Skoll prepared an application form for sales personnel on the basis of his research. यहाँ पे ये personal नहीं है, it is personnel, that is PERSONNEL. Personnel means employee, okay? तो जो स्कॉल है उन्होंने 1957 में एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर किया था सेल्स पर्सनल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च, ओके। देन उसके बाद में जो है डनेट एंड मेडजोल्ट थे, उन्होंने भी एक रिसर्च कंडक्ट की थी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, एंड उन्होंने ये देखा था कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको पर्टिकुलर सीजनल वर्क के लिए जो रखा था उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। नाउ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं इनके भी काफ़ी रिवाइज्ड एडिशंस जो है मिलने लगे हैं, एंड उस रिवाइज एडिशन के अंदर जो है वैल्यू एडेड एप्लीकेशन फॉर्म वो पूछते हैं, दैट इज़ अभी जो अगर जनरली हम देखें तो उसके अंदर वैल्यू एडेड एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो है वो चीज़ें पूछी जाती है। दैट इज़ जैसे कि जो हमने ऊपर देखा बेसिकली कि जो नाम, एड्रेस और जो एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जो उनको लिखना होता है, उसके साथ एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड रिगार्डिंग लाइफ डिस्क्रिप्शन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ हिस्ट्री एंड हिज वर्क एफिशिएंसी इज एस्टैब्लिश। सो ये वैल्यू एडेड एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो उनकी लाइफ हिस्ट्री कैसे रही है एप्लीकेंट्स की, और उसके साथ जो है वर्क एफिशिएंसी कैसे रही है, तो वो चीज़ें जो है वो एनालाइज करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द एप्लीकेशन।
देन सेकेंड थिंग कम्स इज इंटरव्यू. सो अगर एप्लीकेशन क्लियर हो गया है, क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आता है. सो इंटरव्यू में क्या होता है? सो जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है दो या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में, हम उसको इंटरव्यू कहते हैं. सो बेसिकली ये काफ़ी फेमस मेथड है इंटरव्यू जो सिलेक्शन करना है पर्सनल का, उसके लिए. सो इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो ट्राई करता है कि जो इंटरव्यू है उसका लाइक्स और डिसलाइक्स पता करने के लिए, वर्क सक्सेस जो है पता करने के लिए. और ये इंटरव्यू कब सक्सेस हो सकता है? कि जब जो इंटरव्यूअर है वो एक्सपर्ट हो, वो एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर हो. नाउ ये जो इंटरव्यू होता है उसमें दो पार्टीज़ होती है, एक होता है इंटरव्यूअर, दूसरा होता है इंटरव्यूई. तो इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है. और इंटरव्यूई कौन होता है? जो इंटरव्यू देने आया है. ओके, सो इस तरह से दो पार्टीज़ होती है. सो बेसिकली इंटरव्यू का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? एक्सपर्ट के ऊपर, मतलब इंटरव्यूअर के ऊपर जो इंटरव्यू ले रहा है. बिकॉज अगर उसके पास एक्सपर्टाइज है तभी वो सामने वाले इंसान को ठीक से जो है लाइक इवेल्युएट कर पाएगा कि वो इंसान कैसा है. नाउ ये जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यूअर की जो कैपेबिलिटीज़ है उस पर डिपेंड करता है. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स होती है एंड वो शॉर्टकमिंग्स को रिड्यूस करने के लिए जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ होता है. नाउ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? यहाँ पे जो है साइंटिफिकली जो मेथड्स है वो यूज़ होता है टू कलेक्ट द डेटा ऑफ द इंटरव्यूई. मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जो इंटरव्यू को पता होता है कि ये क्वेश्चन के बाद जो है उनको वो दूसरा क्वेश्चन करना है, वो ऑलरेडी जो है उनको लिखा हुआ होता है. और इसके अलावा एक और इंटरव्यू होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अब उसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू है उसके आंसर के बेसिस पे जो है इंटरव्यूअर दूसरे क्वेश्चन करेगा. सो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड. सो स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? ऑलरेडी सारा जो चीज़ें पूछनी है वो मैंशनड होती है, इंटरव्यूअर को पहले से पता होती है, उनके पास होती है. वाइल अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो इंटरव्यू ने आंसर किया है उसके बेसिस पे जो है आगे इंटरव्यू चलता है. ओके, सो बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही होती है. एंड यहाँ पे काफ़ी ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जो इंटरव्यू प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइक लैक ऑफ रैपो, प्रिजुडाइज, जनरलाइजेशन. सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो ये इंटरव्यू के प्रोसेस को हैम्पर करते हैं. सो ये जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स है उसको रिमूव करने के लिए जनरली क्या होता है कि जो इंटरव्यू होता है वो एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर कंडक्ट करते हैं, मतलब जो पैनल होता है वो कंडक्ट करते हैं. सो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ एक इंसान के जजमेंट के बेसिस पे नहीं होता है. वहाँ पे पैनल में 2 या 3 लोग होते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड वो तीनों का अगर जो है मेजॉरिटी अगर आती है उन तीनों में से, या जो उनसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी अगर बोलते हैं कि एम्प्लॉय करना है, तभी वो जो एम्प्लॉय है उसको सिलेक्ट किया जाता है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इंटरव्यू. देन नेक्स्ट कम्स इज़ द रिटन टेस्ट. सो जैसे कि हमने देखा कि आगे जो इंटरव्यू और जो एप्लीकेशन जो फॉर्म मंगाए थे उसमें ये पता चलता है कि जो एप्लीकेंट है उसकी नॉलेज कैसी, एक्सपीरियंस कैसा है और जो उसकी पर्सनैलिटी वो कैसी. लेकिन ये जो दो मेथड्स है एप्लीकेशन इंटरव्यू, उनके भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है एंड इसलिए जो है रिटन टेस्ट यूज़ की जाती है. सो बेसिकली जैसे कि जो क्वालिटीज़ है एप्लीकेंट की, जैसे कि लाइक इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिक, कंसिस्टेंसी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, डिवोशन टू वर्क, मोरालिटी, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा. तो ये जब जो क्वालिटीज़ है वो चेक करनी होती है तो तब यहाँ पे रिटन टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, रिटन टेस्ट जो है वो ली जाती है. सो बेसिकली जो रिटन टेस्ट होते हैं और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं. सो उससे ऑब्जेक्टिव एंड डायमेंशनल मेजरमेंट्स हमें मिल जाते हैं. सो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉय है, जो एप्लीकेंट है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है या फिर उसको जो अदर मेरिट्स हैं उनके बारे में जानना है, तो ये रिटन टेस्ट जो है बहुत यूज़फुल रहते हैं. जैसे कि आपने भी कई बार जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में सुना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सुना होगा, इनफैक्ट जो है ऐसे राइटिंग भी कई बार करवाई जाती है. तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं रिटन टेस्ट के अंदर जो इंक्लूड करते हैं वो उनका यही मेजर रहता है कि वो देखना है कि कितना इंटेलिजेंस है उनके अंदर, कितना लॉजिक है, कितने कंसिस्टेंस है, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड कैसा है. तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो चेक करने के लिए की जाती है. सो बेसिकली इसके लिए काफ़ी सारे रिटन टेस्ट अवेलेबल है और वो यूज़ कर सकते हैं. बट ये टेस्ट यूज़ करने के पहले वो टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है चेक करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द रिटन टेस्ट. नाउ द लास्ट वन इज़ परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट. नाउ इसके अंदर क्या होता है? नाउ ये जो परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट होता है वो जो है जॉब एनालिसिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है. तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? सो जॉब एनालिसिस इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन द जॉब. सो एक जॉब में कौन कौन से टास्क जो है इन्वॉल्व रहते हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम जॉब एनालिसिस कहते हैं. ऑल्सो जॉब एनालिसिस उसके अंदर प्रोफिशिएंसी, एबिलिटीज़, एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स टू डू दैट वर्क, लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एक्सेट्रा आर डिसाइडेड. सो वो जॉब परफॉर्म करने के लिए कैसी प्रोफिशिएंसी चाहिए है, क्या एबिलिटीज़ चाहिए है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए है, किस लेवल की कैपेबिलिटी चाहिए है, तो वो सब चीज़ें भी डिसाइड की जाती है. ऑल्सो जॉब एनालिसिस इंक्लूड जॉब डिस्क्रिप्शन. सो जॉब कैसा होगा, उसमें क्या क्या करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी वो एम्प्लॉय की, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसमें इंक्लूडेड होता है.
So, performance stimulation test represents the map of the actual work done at the workplace. So, ये जो performance stimulation test होता है उसमें क्या होता है, ये जो है वो represent करता है the map of the actual work done at the workplace. तो जो actual work करना है workplace पे वो यहाँ पे जो है represent करता है इस performance stimulation test के अंदर. नाउ ये जो परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्क सैम्पलिंग एंड दूसरा होता है असेसमेंट सेंटर्स. नाउ ये वर्क सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा या स्मॉल मॉडल है जो रेप्लिका है वो क्रिएट करते हैं एप्लीकेंट के लिए, एंड ये जो रेप्लिका है वो सेम जो उसको एक्चुअल वर्क कंडीशन में मिलेगा वैसा होता है. और ये रेप्लिका के अंदर जो है एप्लीकेंट को कहा जाता है सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए, और जब वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी कैपेबिलिटी के लिए जो है उसका प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं. सो बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो है एक क्लर्क का एग्जांपल दिया है कि क्लर्क को जो है रिक्रूट करना है, तो यहाँ पे ये कहा है कि उसको एक टेबल दे दी जाए, चेयर दे दिया जाए, पेपर्स, फाइल, स्टैम्प, पेंसिल, कंप्यूटर ये सब दे दिया जाए, एंड उसको जो है कहा जाए कि पेपर टाइप करिए, स्टैम्प करिए, सिग्नेचर करिए और उसको फाइल करिए. सो ये टास्क करने में वो कितनी मिस्टेक्स कर रहा है, कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है, वो ऑब्जर्व किया जाता है, एंड उसके बेसिस पे जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ जज की जाती है और उसको जो है फिर वो वर्क के लिए रखना है या नहीं रखना है वो डिसाइड किया जाता है. सो बेसिकली वर्क सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, आप एक बड़े वर्क का एक छोटा सा सैम्पल जो है अपने एप्लीकेंट को करवाते हो और उसके बेसिस पे जो है आप डिसाइड करते हो कितना कैपेबल है, उसमें कितनी कॉम्पिटेंसी है और कितना एक्यूरेसी के साथ वो वर्क कर सकता है. ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट इज असेसमेंट सेंटर्स. नाउ ये असेसमेंट सेंटर में क्या होता है, तो बेसिकली जो असेसमेंट सेंटर्स होते हैं वो मैनेजर्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो अगर मैनेजर्स को सिलेक्ट करना है तो ये असेसमेंट सेंटर्स के जो टेस्ट है वो यूज़ किए जाते हैं. नाउ ये जो असेसमेंट सेंटर होता है उसके अंदर ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, एंड वो जो है रियलिस्टिक सिचुएशन प्रेजेंट करते हैं मैनेजर्स के लिए इन अ मिनिचर फॉर्म. यहाँ पे भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो रियल हैंड लाइक जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की जाती, वो उनको नहीं दी जाती है, लेकिन जो उसका है मिनिचर फॉर्म दिया जाता है. सो बेसिकली जो रियल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिचुएशन क्रिएट की जाती है बाय एक्सरसाइज, डिस्कशन, मैनेजमेंट गेम्स, डिसीजन गेम्स, एंड देन जो एप्लीकेंट है उसको इवेल्युएट किया जाता है बेस्ड ऑन दिस गेम्स. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की रियल सिचुएशंस है उसके बेसिस पे जो है एक्सरसाइज क्रिएट कर रहे हैं, डिस्कशंस जो कर रहे हैं उसके लिए, या फिर जो मैनेजमेंट गेम्स है वो क्रिएट की जा रही है, या फिर जो डिसीजन गेम्स है वो की जा रही है, सो दैट यहाँ पे पता चले कि वो मैनेजर अगर जो एप्लीकेंट है वो कैसा है. सो ये जो वर्कशॉप्स होती है वो काफ़ी इफेक्टिव है ये एसेस करने के लिए जो मैनेजर है उसका मैनेजमेंट पोटेंशियल कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसी है और वो कितना एक्यूरेट है. सो बेसिकली इस मेथड के थ्रू जो है वो मैनेजर्स को हम रिक्रूट करते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल. सो हमने यहाँ पे 4 चीज़ देखी: एप्लीकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एंड परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट. ओके.